हाय गाइस, वेलकम अगेन इन मोशन क्लासेस। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 3 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पेपर आपका दिसंबर 2019 का है। ठीक है, अभी तो हमने 6 सेट सॉल्व कर लिए, 7वां सेट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज competencies ऑफ एन इफेक्टिव टीचर विच रिलेट टू डोमेन ऑफ पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है क्वेश्चन के अंदर? आपका कीवर्ड है कि ये बोल रहे हैं पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके, तो वो बिहेवियर जो कि पर्सनालिटी या एटीट्यूड में आता है उनकी बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या आ सकते हैं। तो यहाँ पे लोकस ऑफ कंट्रोल आएगा, बिल्कुल आएगा। आपको अपने ऊपर कितना कंट्रोल है। तो यहाँ पे सेल्फ इफिशिएंसी भी आ जाएगी पर्सनालिटी एटीट्यूड के अंदर, तो आ जाएगी जी सर, बिल्कुल आ जाएगी। टीचर इथुइज्म आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिलेट टू डोमेन ऑफ पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड की बात हो रही है। डेट्स वाई यही 3 आपके आ रहे हैं। ओके, क्योंकि ये पार्ट किसके हैं? पर्सनालिटी के पार्ट हैं। तो हम देख लेते हैं पहला, चौथा और पांचवा कहाँ पे है। पहला, चौथा, पांचवा दूसरे पे है, यही आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा आपके सामने आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट इज मस्ट। ठीक है, तो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट जरूरी कहाँ कहाँ पे है? तो थेसिस में तो है ही है, बिल्कुल है सर। सिंपोसिस में भी होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, जब आप जाओगे पीएचडी करने के लिए तो इंटरव्यू में जो है वो सिंपोसिस जो है सबमिट करना होता है। तो वहाँ आप एक टॉपिक पे के बारे में जो प्रेजेंटेशन करते हो बेसिकली वहाँ पे। तो रिसर्च आर्टिकल में भी ये है सर, सेमिनार में नहीं है आपका। ठीक है, वहाँ पे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जहाँ सेमिनार में पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं आप, तो ये आंसर आपका हो सकता है पहला, तीसरा और चौथा। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन आपका है, किससे क्वेश्चन है ये आपका? इनफॉर्मल फैलेसी से है। अ माउस इज़ एन एनिमल, देयर फॉर अ लार्ज माउस इज़ अ लार्ज एनिमल। तो बेसिकली यहाँ पे जो कर क्या रहे हैं ये स्लिपली स्लोप, तो ये है ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सीरीज ऑफ वो इवेंट्स बन जाती है और जो फाइनल आउटपुट आता है वो नेगेटिव आता है। ठीक है, इनफॉर्मल फैलेसी का पूरा वीडियो पड़ा है, उसको आप देख लीजिए, उसके बाहर से क्वेश्चन ना आएगा आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है वो हो रही इक्वोकेशन, यानी यहाँ पे माउस वर्ड की वजह से जो है सारा कन्फ्यूजन वो क्रिएट हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो रहा है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन भी नहीं हो रही, स्ट्रॉमैन भी नहीं हो रही है, फैलेसी ऑफ इक्वोकेशन हो रही है। तो तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ विच। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो परिकल्पना इसको हिंदी में कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कोई रिसर्च कर रहे हो तो उसके पीछे कुछ मतलब आप सोचे होगे कि ये हो सकता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, यही होता है इसका मतलब। ओके फाइन। तो मान लीजिए कि आप कोविड की जो है दवा जो है डेवलप करो या वैक्सीन डेवलप कर रहे हो, बेसिकली जो दुनिया में आजकल हो रहा है। तो या तो वो वैक्सीन कोविड पे काम करेगी या कोविड पे काम नहीं करेगी, या करेगी या नहीं करेगी, यही तो रिजल्ट हो सकता है इसका। ठीक है, तो हाइपोथेसिस जरूरी कहाँ पे है? ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट किसका? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। जितनी भी रिसर्च साइंस और टेक्नोलॉजी में होती है वो कौन सी होती हैं? एक्सपेरिमेंटल होती हैं। ठीक है, 2 ग्रुप होता है, आप एक कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सब कुछ डिस्कस किया गया रिसर्च के प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो। तो बेसिकली तो आप क्या कह सकते हो कि ये तो बहुत ज़रूरी है, जो कोविड की वैक्सीन डेवलप हो रही है वो कौन सी रिसर्च हो रही है? वो हो रही है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या है? मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। तो फोर्थ का आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च तो आपकी क्वालिटेटिव है। ठीक है, और सर्वे में भी कोई ज़रूरत नहीं है इस पर। ठीक है, और चौथी रिसर्च का आपका कोई मतलब नहीं है उससे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते हैं। अब देखिए पूछ क्या रहे हैं, इन द पोस्ट पॉजिटिज्म। ठीक है, पॉजिटिज्म क्या होता है? वो क्वालिटेटिव बाई नेचर होता है, सॉरी पॉजिटिज्म क्वांटिटेटिव बाई नेचर होता है। ठीक, तो ये पूछ क्या रहे हैं, पोस्ट पॉजिटिज्म, ये क्या होता है? ये होता है क्वालिटेटिव। ठीक है,
तो यानी हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे वो सारी रिसर्च लेनी है जो क्या हो, क्वालिटेटिव हो ना कि क्वांटिटेटिव हो। तो एक्सपेरिमेंटल तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये क्वांटिटेटिव हो गई, ठीक है। आपका एक्स पोस्ट फैक्टो भी नहीं लेंगे, ये भी क्या है, क्वांटिटेटिव है। तो यानी पूछ क्या रहे हैं, पोस्ट पॉजिटिज्म पूछ रहे हैं, यानी लेना क्या है, क्वालिटेटिव लेना है। एथनोग्राफी, ठीक है, यानी कल्चर पे जो हम करते हैं बिल्कुल ले लेंगे हम इसको। एक्शन रिसर्च ले लेंगे, ठीक है, ओके। ये कहाँ पे होती है एक्शन रिसर्च, ये होती है आपकी एकेडमिक आउटफिट में, यानी स्कूल कॉलेज में होती है। इसका 4 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, ठीक है। और फिनोमोलॉजिकल रिसर्च, तो यानी ये सब क्या हो गए, क्वालिटेटिव हो गए। तो 2 3 5 को आप आंसर मान लीजिए। 2 3 5 कहाँ मिल जाएगा आपको, 2 3 5 आपको सी मिल जाएगा, ये आपका आंसर हो गया इसका। इंडियन लॉजिक से छठा क्वेश्चन है आपका, द टर्म योगाजा परटेन टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण, ठीक है। तो देखो इनोटेटिव जो होता है आपका, ये आ जाएगा आपका परसेप्शन के अंदर, ठीक है। तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं थी। इसके बाद आ गया आपका विच वन इज़ द रॉन्ग नंबर इन द गिवन सीरीज़, ठीक है। तो मैं मैथ के क्वेश्चन अलग लगवाऊंगा आपका, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है बेसिकली। और इसमें जो रॉन्ग है मैं आपको आंसर बता देता हूँ उसका, वो है आपका 63, सी है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपके सामने आ रहा है, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड डायलॉगिक। डायलॉगिक का मतलब क्या समझ रहे हो आप, सीधी सी बात है, इसका मतलब है 2 वे की बात कर रहा है ये, ठीक है। जहाँ पे कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, 2 वे हो रहा है, ठीक है। यानी जहाँ पे लिसनर भी जो है वो भी जो अपनी क्वेरीज कर रहा है, और जो सेंडर है वो तो खैर कर ही रहा है, ठीक है, जो स्पीकर है। तो यहाँ पे 2 वे हो रहा है, ओके। तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा सर। या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो सामने वाले की बात तो सुनोगे, तो ये तो 2 वे हो गया, हो गया। इंटरव्यू प्रेजेंटेशन में 2 लोग बात कर रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है सर। ट्यूटोरियल जो कोर्सेज चलते हैं उसमें 2 वे होता है सर, ठीक है। चॉक एंड टॉक नाम पे मत जाइएगा, ठीक है। और टीम टीचिंग बेस मेथड कोई मतलब नहीं है, 2 वे से। और डेमोस्ट्रेशन भी सामने वाला करता है, बस आप देखते रहते हो, ठीक है। तो 1 5 6 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, 1 5 6, ओके। सॉरी 2 5 6 ना, 2 5 6 हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा आपका, ओके। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग लोअर लेवल लर्निंग आउटकम गेट फोकस। लोअर लेवल लर्निंग की बात कर रहा है ना, ठीक है। सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कौन सी होती है, मेमोरी लेवल होती है, ठीक है। उसके ऊपर कौन जाता है, उसके ऊपर जाता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। और हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग कौन सी होती है, वो होती है आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल। लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर मैंने बताया हुआ है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आ जाते हैं हम कि इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन ट्रांसफ़र। तो इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात हो रही है, जी सर हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, जी हाँ होती है। टीचर जो होता है समझाता है क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट को, और जो लर्नर होता है वो लर्न करता है सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो कोशिश क्या होती है हमारी कि लर्निंग को क्या करें, ऑप्टिमाइज़ करें और इफेक्टिव करें। तो 10 का आंसर फिलहाल क्या होगा, 3rd हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। 11 फिर मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी हम लेफ्ट करते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, ठीक है। ये हमारी बुक है जो कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 10 सेट पेपर मिल जाएगा, और प्लस सारी ऑफिशियल की के साथ मिल जाएगी। इसका जो पीडीएफ कॉस्ट पड़ेगा वो 99 पड़ेगा। या आप इंटरेस्टेड हो तो मैं नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको बुक जो है डिलीवर कर दूँगा, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूँगा, या इफ़ यू वांट हार्ड कॉपी तो वो भी आपको मिल जाएगी, ओके। तो ये सारी बातें हैं, फिर आप बता देना मुझे जो भी है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। 12 को क्या पूछ रहा है, 12 क्वेश्चन है आपका क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन बोथ कैन बी सिमुलेंटली बट कैन नॉट बी फॉल्स, ठीक है। यानी बेसिकली ये बोल क्या रहे हैं कि दोनों साथ में ट्रूथ हो सकते हैं, लेकिन दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जो गोल्डन रूल है वो किसका है, वो गोल्डन रूल है आपका सब कॉन्ट्री का, ठीक है। और सब कॉन्ट्री का उल्टा क्या होता है, कॉन्ट्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू की बात हो रही है, और वहाँ पे क्या है, दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं कॉन्ट्री के अंदर, मैंने कहा ना उल्टा है ये।
ठीक है। और कॉन्ट्रडिक्टरी में क्या होता है कि डिनाइल मोड दोनों होते हैं, यानी एक ट्रू दूसरा फॉल्स, एक फॉल्स तो दूसरा ट्रू। इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट को याद रखने हैं। ऐसे वीडियो पड़ा हुआ है, आप चैनल पर चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर लॉजिकल रीजनिंग में। तो बेसिकली अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, द पर्पज़ ऑफ ICT यूज इन एजुकेशन इज़। ठीक है। अब सिंपल सी बात है कि क्लास में टीचर जब पढ़ा रहा है वो क्यों पढ़ा रहा है। बेसिकली अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्यों पढ़ा रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि लर्निंग क्या हो, वो ऑप्टिमाइज़ हो। तो टीचिंग हम लोग जो भी यूज़ करते हैं ना, उसका एक ही मोटिव होता है कि लर्निंग को क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, ऑप्टिमाइज़ करना है। तो ICT में भी यही बात है। ठीक है। टीचिंग एड में भी यही बात है, यहाँ भी यही बात होगी। 13 का थर्ड हो जाएगा आपका। 14वां क्वेश्चन जो आपका है वो है ब्लड रिलेशन का। ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या था, हल्का समझ लीजिए, मैं आंसर बता देता हूँ आपको। A इज़ अ फादर ऑफ B एंड C इज़ अ सिस्टर ऑफ A। ठीक है। यानी A जो है वो फादर ऑफ B है एंड C इज़ अ सिस्टर ऑफ A। ओके। तो यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो C हो गई वो हो गई बुआ B की। ठीक है। इस तरह भी आप समझ लो थोड़ा सा। और फिर जो है बोला जा रहा है D इज़ अ ग्रैंड सन ऑफ C। D जो है ग्रैंड सन ऑफ C हो गया। ओके। तो हाउ D रिलेटेड टू B। ठीक है। D कैसे रिलेट करेगा, तो सीधी सी बात है, चाचा भतीजा रिलेशनशिप होगा तो ये भतीजा होगा। ठीक है। फिलहाल मैं मैथ अलग से कराऊंगा तो वहाँ मैं डिटेल में समझाऊंगा इसको, बस मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूँ क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एवेल्युएशन सिस्टम बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ बीइंग अ इनोवेटिव प्रैक्टिस। इनोवेटिव की बात क्या है, यहाँ पे कुछ जो चेंजेस हुए हैं, कुछ मॉडर्न वे की बात कर रहे हैं बेसिकली। सेमेस्टर एग्जामिनेशन तो बहुत दिनों से चल रहा है। ठीक है। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन तो होते ही है। ठीक है। लर्निंग आउटकम बेस इवोल्यूशन भी जो है पुराना ही कॉन्सेप्ट है। नया क्या है आपका, पोर्टफोलियो बेस इवोल्यूशन आया है। ठीक है। तो ये इनोवेटिव है आपका, तो आंसर थर्ड हो जाएगा आपका। तो आई यूनिवर्सिटी टीचर इंटेंट टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन। तो जब भी बात करें रिलेशनशिप की तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, मैं बताता हूँ आगे कहाँ जाना चाहिए। बिटवीन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट ऑफ रूरल चिल्ड्रन। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है फैक्टर्स की। ठीक है। कि और फैक्टर्स की इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जब आएंगी आपके सामने तो आप कहाँ जाओगे, एक्स पोस्ट फैक्टो पे जाओगे। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इसका नाम भी क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो, यानी इवेंट होने के बाद ही ये होता है बेसिकली। तो टीचर इंटेंड कर रहा है टू स्टे रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट ऑफ द रूरल चिल्ड्रन। ओके। तो जब बात फैक्टर्स की होती है तो आप कहाँ जाओगे, एक्स पोस्ट फैक्टो पे जाओगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं, पास्ट में भी आ चुके हैं। बेसिकली इसमें चीज़ों को अल्टर नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी इवेंट होने के बाद जो है हम स्टडी करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो के अंदर। तो फिलहाल ये हो गया आपका 16वां क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं आपके। ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है आपका। सम ऑफ मनी विथ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 2400 इन 1 ईयर एंड ₹3000 इन 2 ईयर। अच्छा, ऐसे ही मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, मैं सेपरेट बताऊँगा आपको मैथ के क्वेश्चन से, चिंता मत करो आप। ठीक है। तो 600 बढ़ रहा है। ठीक है। सिंपल सी बात है, कितने बढ़ रहा है, 2400 बढ़ रहा है। ठीक है। 600 2400 का कितना है, 1/4 है। मैं समझ में आ रहा है ये चीज़, यानी परसेंट में क्या है, 25% है। ठीक है। 25% है। ठीक है, फाइन। तो अब ये तो मालूम चल गया कि जो आपका 2400 है ये क्या होगा आपका, ये होगा प्रिंसिपल का 125%, यानी मैं जोड़ रहा हूँ उसको। ठीक है। यानी जो आपका मूलधन है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या बन गया, 125% बन गया सर। तो यानी 24 क्या है, 2400 क्या है, ये हो गया 5 रेशो के बराबर। ठीक है। यानी आपका 25 25 25 25 25, यानी 25 के 5 इक्वल रेशियो हो गए। ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं 2400 क्या है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से तो वैल्यू आ जाएगी 1 रेशियो की। जी सर, आ जाएगी। ओके। तो जब उसको डिवाइड करके फिर दोबारा मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो ये आंसर आपका आ जाएगा इसका 1920। ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। मैं सेपरेट बता दूंगा, बहुत ही इजी ट्रिक मैंने बताई है आपको, शायद आप समझ ना पा रहे हो अभी, लेकिन जब मैं सेपरेट कराऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ये वाले क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन रिसर्च का है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन डूइंग रिसर्च।
तो सबसे पहले रिसर्च शुरू कहाँ पे होती है? शुरू होती है रिसर्च प्रॉब्लम से। जब आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो आप रिसर्च क्यों करोगे? बेसिकली आजकल जो रिसर्च साइंस में हो रही है वो किस पे हो रही है? कोविड पे हो रही है। जी हाँ सर, कोविड पे ही सब रिसर्चेस हो रही हैं। ओके, तो बेसिकली प्रॉब्लम आपके सामने है तब तो आप रिसर्च कर रहे हो। तो सबसे पहले प्रॉब्लम होनी चाहिए या क्वेश्चन होना चाहिए, इस पर आप रिसर्च करना चाहते हो। तो देखते हैं हम, तो सी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया क्योंकि यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम स्टेप नंबर 1 में नहीं दिया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। प्रॉब्लम होगी, फिर उसका सोल्यूशन होगा। हाइपोथेसिस क्या होता है? सेट ऑफ सोल्यूशन होता है। नल अल्टरनेटिव मैंने बताया हुआ आपको। आइडेंटिफाई डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, टेस्टिंग ऑफ फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे हम। ठीक है सर, ठीक है। और फाइनली हम लोग रिजल्ट को डिक्लेयर कर देंगे। ओके, तो ये है आपका पहला। दूसरा देखते हैं क्या बोल रहे हैं। डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड सैम्पल, कलेक्टिंग डाटा एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है, तो बेसिकली देखिए पहले और दूसरा जब आप कंपेयर कर रहे हो तो दूसरे में जब ये बोल रहा है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कर रहे हैं हम, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर बात क्या आती है? यही आती है ना कि सैंपल को कलेक्ट करना और डाटा को एनालाइज करना। तो ये स्टेप में कवर हो रहा है। प्लस ये हाइपोथेसिस बता दे रहे हैं इसमें, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रिसर्च की, सीक्वेंस की। और रिपोर्टिंग रिजल्ट जो है दोनों में कॉमन ही हो गया। नहीं, बी में ये भी नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है वो बहुत हल्का दिख रहा है आपको, तो हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है तो हम पहला चूज़ कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग फिलहाल। तो ऑल टाइगर आर एनिमल, तो यहाँ बात किसकी कर रहा है? ऑल की बात कर रहा है। ऑल की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल हो गया। जब हम राम सीता गीता की बात करते हैं तो क्या पर्टिकुलर होगा, यानी किसी इंडिविजुअल एक शख्स की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन जब हम कहते हैं वी ऑल आर इंडियंस, तो जब हम ऑल की बात करते हैं तो ये क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। ठीक है, अब ऑल टाइगर आर एनिमल, इसमें आपको कुछ नेगेटिव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। नॉट तो कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव। और पॉजिटिव हम और क्या कह सकते हैं? अफर्मेटिव कह सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गया? यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया। 19 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। विच इज़ द फॉलोइंग रियोथेटिकल टेक्निक फॉर स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन, यानी जब आप थोड़ा सा पोइट्री वे में या मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हो ना, जो एक पूरी बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली। इस टर्म का मतलब तो यही होता है आपका। ठीक है, तो देखते हैं, रिलेट करते हैं टॉपिक्स को इसके अंदर। बिल्कुल सही बात है, रिलेट करते हैं हम लोग। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन कोई मतलब नहीं है। स्मूथ ट्रांसमिशन होता है जब आप, हाँ, जब आप थोड़ा सा पोएट्री खो के पढ़ाते हो, तो पोएट्री की बेसिकली इसका मतलब हो गया। तो बात सही है आपकी, थर्ड हो जाएगा आपका, सही है। आर्टिफैक्ट्स का अवॉइडनेस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स का आप यूज़ कर सकते हो। तो यूजिंग मीडिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी, बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वन वे कम्युनिकेशन तो आप क्लास में कभी ये मत करना, वरना इनफेक्टिव हो जाएगा ये आपका। 1 3 5 मिल जाएगा साहब। 1 3 5 1 3 5 ए बी, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे ऑप्शन है 1 3 5 डेट्स योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 20 हो गया। 1 3 5। आते हैं हम लोग 21वें क्वेश्चन पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाण इज यूज्ड टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि गॉड के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्रमाण हम यूज़ करेंगे, ये क्वेश्चन आपका। ओके, परसेप्शन यानी प्रत्यक्ष, जो आप देखते हो, तो ईश्वर तो हमें दिखता नहीं है, तो प्रत्यक्ष तो हो नहीं सकता। ठीक है, कंपेरिजन की तो बात है नहीं, जब दो चीज़ों में कंपेयर होता है कुछ सिमिलरिटीज़ के बेस पे, तो ईश्वर को तो हमें साबित करना है कि वो एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ओके। अष्टपति क्या होता है? जब हम नॉन फैक्ट से जाते हैं अननोन फैक्ट्स की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, तो हम यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं ईश्वर के एग्जिस्टेंस का डिफरेंट सोर्सेस के बेस पे। तो डेट्स वाई आंसर भी क्या होगा? अनुमाना होगा। तो 21 का आंसर भी डी हो जाएगा आपका। कम्युनिकेशन इन अ क्लासरूम टेक प्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल। ठीक है, ओके साहब। नॉइज़ लेवल पे तो बिल्कुल नहीं होगा, नेगेटिव है। नॉन कोडेड मीनिंग, ठीक है, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता आपका। तो क्या होता है? सरफेशियल मीनिंग पे होता है। ठीक है, क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो जो कॉन्सेप्ट होते हैं सीधे हम बताते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर वही करते हैं हम लोग। तो 22 का बी हो जाएगा। अब साहब ये जो है ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। अब इन्होंने किया क्या है ना, ये अल्फ़ाबेट की वैल्यू रख दी है। ठीक है,
तो जैसे मैं बता देता हूँ आपको, H प्लस पी प्लस यू की वैल्यू जब आप ऐड करोगे, यानी H, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, जब आप H की पोजीशन क्या है, P की पोजीशन क्या है, U की पोजीशन क्या है अल्फ़ाबेट के अंदर, A टू Z के अंदर, जब उनको आप ऐड करोगे तो वो होगा 45। ठीक है, तो आप करो क्या, 45 को अलग अलग करो, 4 प्लस 5 कर दो, 9 हो जाएगा। JNU को भी जब आप ऐड करोगे, Z प्लस N प्लस U की वैल्यू जब ऐड करोगे तो वो भी क्या होगी 45, तो 4 प्लस 9 7 हो जाएगा। DU को जब आप ऐड करोगे तो वो बन जाएगा आपका 7 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही है, आप लगा लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। लर्नर कम्युनिकेशन की बात हो रही है, यानी बात स्टूडेंट की हो रही है। हैज़ रिलेटिवली हाई पोटेंशियल ऑफ चैलेंजेस, तो क्या चैलेंजेस वो फेस करता है, बेसिकली ये पूछ रहे हैं। तो इशू यहाँ पे जो होता है उनके साथ, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन वगैरह ये सब टीचर का काम है, तो ये बात स्टूडेंट की हो रही है। जब भी बात लर्नर की आएगी तो बात किसकी, स्टूडेंट की, तो ABC तो ऐसे ही कट जाएगा फिलहाल। तो वहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, एटीट्यूड की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा आपका। फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नॉट नेसेसरी द फर्स्ट स्टेप इन क्लासरूम कम्युनिकेशन। सीधी सी बात है कि बोल क्या रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव को हमें क्लास के अंदर डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, सीधे सीधे पढ़ते ही समझ में आ रहा है ये क्या है, ये रॉन्ग है, तो ये तो गलत हो गया आपका। क्लियर डिफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल, बिल्कुल सही बात है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है आपका। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या है। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा सर, क्योंकि ये तो गलत है। अब बाकी ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे इसके, तो A इज़ फॉल्स बट R इज़ ट्रू, ये D आंसर हो जाएगा इसका सर। DI का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये सारे फिगर 1000 में दिए थे, आपको खाली ऐड करना था और बता देना था, कुछ परसेंटेज हल्का फुल्का निकालना था, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था ये। आप खुद पे ट्राई करोगे तो आपसे आराम से हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर मैं बैठा ही हूँ, DI अलग से कराऊंगा आपको। फिलहाल मैं अभी इसका आंसर करा देता हूँ आपको। तो 26 का पहला होगा आंसर इसका IBM। ठीक है, 27 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 27 क्वेश्चन का आंसर D होगा आपका, 350%। 28 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 28 क्वेश्चन है आपका D। 29 पे आते हैं हम लोग। 29 क्वेश्चन है आपका C, 2005। और 30वां क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर होगा आपका D। ठीक है, DI में सेपरेट कराऊंगा आपको। ओके, यही मेरा नंबर भी है जिस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और ये मेरी मेल ID है, या आपको बुक चाहिए तो आप इस पर कर सकते हो। ठीक है, और मैं सजेस्ट करूँगा बुक ले लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाली है आपको, क्योंकि NTR जो पैटर्न चेंज हुआ है ना वो सारा मैंने कैच किया है इसके अंदर, और लेटेस्ट पेपर जो होता है वो बहुत ज़रूरी है, और यहाँ 10 सेट आपके पास है, बाकी आपकी मर्जी है। खैर हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे, आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इंडियन एजुकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। ये क्वेश्चन बेसिकली आपका हायर एजुकेशन के अंदर है। ठीक है, एंशिएंट एजुकेशन जो आ गया, हायर एजुकेशन जो नया पार्ट ऐड हुआ है उससे क्वेश्चन है। तो दूसरा ऑप्शन खुद पढ़िए, खुद सोचिए। मेकिंग एवरीथिंग ऑन ट्रस्ट, तो सब पे विश्वास कर लेना बिल्कुल नहीं होगा। इवोल्विंग वन वे ऑफ लर्निंग, वन वे तो बिल्कुल ही इनफेक्टिव है, कोई मतलब नहीं इसका। और स्पेशली बहुत सारी फिलॉसफी रही है एंशिएंट इंडिया के अंदर, सिर्फ न्याय की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें, डायरेक्ट परसेप्शन था, बिल्कुल था। ऑफ ट्रूथ बोथ एज मीन्स एंड एंड, ठीक है, मीन्स और एंड दोनों सेंस में था, बिल्कुल सही बात है ये, दैट इसका आंसर पहला हो जाएगा। ग्रीन बिल्डिंग, तो ग्रीन बिल्डिंग जो बेसिकली जो आपकी प्लांटेशन वगैरह वहाँ पे करते हैं। ठीक है, ओके, तो इको फ्रेंडली काफ़ी होती है, इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है ये। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, जितने भी नेगेटिव है उनको हटा दीजिए, बाकी बातें सही हो जाएंगी आपके अपने यहाँ। देखते हैं, कंजर्व नेचुरल रिसोर्स बिल्कुल करेगा ग्रीन बिल्डिंग, बेसिकली ग्रीन हाउस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्रिएट स्पेस फॉर हेल्दी लिविंग, बिल्कुल सही बात है। यूजेज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, जी बिल्कुल। जनरेट वेस्ट, बिल्कुल नहीं। कंज्यूमर लॉट ऑफ वाटर, बिल्कुल नहीं। 1 4 5, ठीक है, 1 4 5, तो 32 का आंसर जो है आपका बी हो जाएगा साहब। 1 मिनट, 32 का आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए मीथेन की बात हो रही है, अब हमें पता है कि मीथेन गैस जो है
वो इमिटेड या प्रोड्यूस कहाँ से होती है, बेसिकली उसका मेजर सोर्स क्या है, बेसिकली हम कह सकते हैं। तो हम सबको पता है कि वेट लैंड, जो मडी लैंड होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। लैंड फिल से भी होती है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। पेड़ के खेतों से भी होती है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। तो फिलहाल वो दोनों ऑप्शन नहीं दिया। ई वेस्ट से तो बिल्कुल नहीं होती है, ये 100% श्योर बता रहा हूँ मैं आपको। तो फोर ऑप्शन जहाँ जहाँ मिले सब काटते जाइए, आपको आंसर अपने आप फर्स्ट एंड थर्ड में तो 100% होती ही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आपको मिल गया, तीसरे पे वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कुछ जो है MHRD जो आपकी है, निशंक साहब जो हैं आपके HRD मिनिस्टर हैं, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो उसी में जो है NMEICT में जो है ये इनिशिएटिव कुछ स्टार्ट हुए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है। ई विद्वान जो है बेसिकली रिसर्च स्कॉलर और जो आपके साइंटिस्ट वगैरह हैं उनके लिए है एक प्लेटफॉर्म। और ई आचार्य जो है ये आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको बहुत सारी स्टडी मटेरियल वगैरह मिल जाता है, ठीक है। और ई जानता जो है बेसिकली रोबोटिक्स से रिलेट करता है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं इस पे भी आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू द डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर डिज़ाइन। तो फॉर डिज़ाइन के लिए जो है आपका ई कल्पा है, तो आंसर जो होगा आपका थर्ड हो जाएगा इसका, ओके। बाकी तीनों मैंने बता ही दिया आपको। नॉन ट्रेडिशनल टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज इम्फेसिस ऑन, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं। तो पहली बात कि हम सबको पता है कि लेक्चर बेस मॉडल जो होता है वो ट्रेडिशनल है, तो चौथा नहीं होगा, ठीक है साहब। अब आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं चौथा कहाँ कहाँ पे दिया है। चौथा नहीं होगा, चौथा नहीं होगा। तो चौथा यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है। होगा क्या, पहला दूसरा पांचवा, पहला आंसर। तो ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको यार, तो ऐसी चीज़ों से आप जो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपका टाइम ही बच जाएगा, ठीक है। जो चीज़ नहीं होगी ना पहले उसको काट दो बिल्कुल, जैसे मैंने अभी काट दिया आपके सामने, आंसर आपके सामने आ गया। अब जरा आते हैं एक दो पाँच को भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो स्टूडेंट नीड बेस्ड रिसोर्स मटेरियल एंड लर्निंग स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही बात है, ये तो होनी चाहिए। डेवलपिंग स्किल भी होनी चाहिए आपकी। एक्वायरिंग नॉलेज नेसेसरी इन रिस्पॉन्ड क्रिएटिविटी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलें। स्निफिंग में बी यूज टू स्टील डाटा और इन्फॉर्मेशन ओवर नेटवर्क, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये स्निफिंग जो होता है डाटा वगैरह चोरी करने के लिए जो होता है यूज़ होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर से, बिल्कुल सही बात है। वन टाइप ऑफ हैकिंग कह सकते हैं इसको। स्निफिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल डाटा पैकेट पासिंग थ्रू गिवन नेटवर्क, बिल्कुल सही बात है, यानी दोनों बातें सही है और ये स्निफिंग का मतलब भी बता रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साहब आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो पहला आंसर इसका हो जाएगा। कुछ लोग बोल लेते हैं कि क्लासेस लंबे हो जाते हैं सर, तो मतलब जो मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ वो लंबा हो जाता है, एक एक घंटा हो जाता है। बेटा या तो कॉन्सेप्ट समझ लो या मत समझो, ठीक है। और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं लेक्चर लंबा करता हूँ, आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए मैं काम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो देखो तो आपको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और चैनल पसंद है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। फिलहाल चलते हैं हम लोग, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन कंप्यूटर का है। इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएप्रोप्रिएट फॉर डिस्क्राइबिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन। असेंबल है, इंटरप्रेटर है, कंप्लायर है, कोडेक बिल्कुल नहीं है साहब। तो पूछ भी क्या रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनएप्रोप्रिएट पूछ रहे हैं ना, तो ये डी हो जाएगा आपका आंसर। तो आइडेंटिफाई द वैल्यू स्पेशली रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एथोस। ऑर्गेनाइजेशन एथोस की बात जब भी होगी तो बात यहाँ पे फाइनेंस की तो होगी नहीं साहब, प्रोडक्टिविटी की तो होगी नहीं, टेक्नोलॉजी की भी नहीं होगी, ठीक है। तो वो कह सकता है आपका पहला तीसरा पांचवा, ठीक है, क्योंकि एथिक्स की बात हो रही है ना यहाँ पे, डेट से मैंने काट दिया हो सबको। तो पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा, चौथा है। क्वेश्चन 39 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर बीइंग डिजाइन एज अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो ये जो है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो आपकी एसक्यूएल है, डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द overarching vision that guide research in
सोशली रिलेवेंट एरिया में जो रिसर्च होती है, मैंने बताया अपने वीडियो के अंदर भी, जो हायर एजुकेशन आपको मिल जाएगा, इम्प्रिंट होगा आपका इसका, ठीक है। तो 14 का फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। NIRF तो होगा नहीं, स्वयं प्रभा तो होगा नहीं, ये तो आपको खुद पता ही होना चाहिए, ठीक है। NIFR की रैंकिंग पड़ी हुई है, उसका वीडियो भी देख लीजिएगा, नहीं देखा अभी तक आपने। और आज के लिए आपका एक क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूँ आपको, ये बताइए कि इंडिया का नंबर 1 कॉलेज कौन सा है इस रैंकिंग के हिसाब से, NIRF की रैंकिंग, ओके। और इस रैंकिंग को इशू कौन करता है, दूसरा क्वेश्चन आपका है। इन विच, तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन नेशन वन स्टैंडर्ड इज मेंशन। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपकी जो डिफरेंट पॉलिसी एजुकेशन रिलेटेड आई है उसको याद रखना, ठीक है। जितनी कमीशंस बने सबको याद रखना। तो फिलहाल मैंने पढ़ाया हुआ भी है इसको। तो ये आपका है जो अभी लेटेस्ट आया है, वो है, इसका आंसर आपका है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, 41 का सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। 42 है आपका, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन नहीं है आपका, ठीक है। द शेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया इज प्रेजेंट इज लिस्ट। सबसे अधिक किससे होती है, थर्मल से होती है, जी सर होती है। सेकंड पे कौन आता है, हाइड्रो आता है। थर्ड पे सोलर विंड आ जाएगा आपका, यानी रिन्यूएबल आ जाएगा। सबसे कम किससे होती है, न्यूक्लियर से हो रही है अभी। 42 का आंसर डी हो जाएगा आपका। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, एरिया कंप्राइजिंग टेरिस्टेरियल, मैरीन एंड कोस्टल, ये तीनों मिला के जो टोटल एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। मेंशन, तो ये पहला हो जाएगा, मेंशन बाय द नेशनल गवर्नमेंट भी आप कह सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई अकेला तो वन दिया हुआ नहीं है कहीं पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। एरियाज विच थ्रेटेंड, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपके आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है, सीबीएसई ने पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज एन एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, ठीक है, अच्छा किसके अंडर में आता है, तो ये आता है आपका होम अफेयर्स के अंदर, यानी होम मिनिस्टर। और आपके गृह मंत्री कौन है, मिस्टर अमित शाह हैं, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टूल इज अ कोलिब्रेशन टूल फॉर प्रोवाइडिंग वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब क्या है, जो अभी चल रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, वर्चुअल क्लासरूम है। यानी हम और आप जो हैं आमने सामने नहीं है, तब भी स्टडीज हो रही है, ओके। तो कोलिब्रेशन की नीड किससे पड़ेगी, नॉर्मल से बात है, ट्विटर से पड़ेगी। 45 का, क्योंकि पढ़ाएगा तो वही आपका 45 का बी हो जाएगा। पैसेज देख लीजिए आप, ओके। सीधे मैं इसका आंसर बताऊँगा आपको। 46 का आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। 47 का आंसर आपका हो जाएगा डी। 48 का आंसर आपका हो जाएगा, एक मिनट, 48 का आंसर आपका हो जाएगा ए। 49 का आंसर हो जाएगा आपका बी। और 50 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो ये पैसेज तो आपको खुद से ही करना है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसलिए मैंने इसको इसी तरह 2 मिनट के लिए छोड़ भी दिया, ओके। बाकी मैंने समझा दिया, मैं टीआई और मैथ के अलग से करा दूंगा, वो 10 क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्लियर। और बाकी ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो वो आप परचेज़ कर लो, मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है। आपके सामने अभी मैंने पूरे क्वेश्चंस कराए, यही हमारी जो है पीडीएफ में से ही मैंने क्वेश्चन कराया। पीडीएफ के आखिरी में इस तरह आपको आंसर की मिल जाएगी यार, पीडीएफ के आखिरी में। और यूट्यूब पे प्लेलिस्ट के अंदर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा पूरा, ओके। तो अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।